नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल लर्नर बीट पे। मैं हूं आपका भाई सुमित सरदेसाई, आ गया हूं एक नए वीडियो एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने स्टार्ट करा था। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा था। साथ साथ यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी हम लोगों ने कंप्लीट करा था। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को ही क्यों मानते हैं इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे, पब्लिश होंगे, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक चीज़ें कंप्लीट हो रही है एनसीईआरटी के बुक से, रीडिंग बुक से कंप्लीट करी जा रही है। चलिए, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मनी जो है, कह रहा है मनी इज समथिंग दैट, मनी एक ऐसा माध्यम बना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना है। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज अ मनी, है ना। क्वाइंस को इंट्रोड्यूस करने से पहले मनी को अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। ठीक है, इंडिया में किस रूप में मनी का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ग्रेन्स और कैटल्स के रूप में मनी का इस्तेमाल किया जाता था। देयर आफ्टर केम इन द यूज ऑफ मेटालिक क्वाइंस। ठीक है, उसके बाद फिर मेटालिक क्वाइंस का इस्तेमाल किया गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर coins as a phase which continued well into the last century। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंडियंस जो है उनके द्वारा ग्रेन्स और कैटल्स का इस्तेमाल किया जाता था मनी के रूप में। उसके बाद जो है कुछ मेटालिक फॉर्म में कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो फेजेज है हमारे कंट्री में कंटिन्यू ये चीज़ें देखने को मिलती है कि मिलती रही कि इस तरह के जो है मेटालिक कॉइन्स जो है हमारे देश में यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए करेंसी के बारे में समझते हैं कि करेंसी क्या कहता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज के समय में जो भी आपको मनी दिखाई देता है, जिस रूप में भी आप देखते हैं, चाहे वो कॉइन्स के रूप में हो, वो पेपर नोट के रूप में हो, वो प्लास्टिक नोट के रूप में आपको देखने को मिले, ये सारे के सारे जितने भी आप नोट देखते हैं, करेंसी देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, वो सारे के सारे करेंसी के अंदर कंसीडर करे जाते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, जैसे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स का एग्जांपल दिया। अनलाइक द थिंग्स दैट वेयर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड फॉर प्रीवियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, मेटालिक कॉइन्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया था, इसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन मॉडर्न करेंसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस मेटल का इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, है ना, वो बिल्कुल भी आज के करेंसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और साथ साथ एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, और जैसे कि ग्रेन्स और कैटल का इस्तेमाल एज अ मनी के रूप में किया जाता था, वो भी आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी चीज़ें जो है, कोई भी थिंग्स जो है मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दे आर नाइदर और एवरी डे यूज़, ना ही ये हमारे डेली के लाइफ में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेली रूप में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास मनी होता है और मनी से हम कोई भी चीज़ों को ट्रांजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये भी देखो क्या कह रहा है कि मॉडर्न करेंसी का जो है वो इस्तेमाल हम और आप करते हैं, लेकिन मॉडर्न करेंसी अगर खुद अपने यूज़ चाहे तो वो नहीं कर सकती। जिससे मैं बोलूँ, इसे जनरल में लोग देखो क्या कहते हैं,
मनी से मनी, पैसे से पैसे बनाना, मनी से मनी बनाना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि फूड ग्रेन्स की तरह हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करें और फूड को प्रोड्यूस कर दिए, फिर इसी फूड के सीड का इस्तेमाल करके फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, आराम से किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि मनी को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करें और मनी को प्रोड्यूस कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल खुद इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड ग्रेन्स का फिर फर्दर क्या फूड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नोट्स के द्वारा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, देन वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब देखो वो खुद का उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो फिर एक सवाल पूछ दिया जाता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल होगा। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। जो करेंसी है वो किसके द्वारा ऑथराइज कर दी गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज कर दी गई है। और ऑथराइज जब कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ें कि किस तरीके से कॉइन्स के डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये तुगलक कॉइन्स है, ये गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रिजाइंस का है ये। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों को देखने को मिलता है, ये मॉडर्न कॉइन है, 1 रुपये का सिक्का यहाँ पे शो किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द करेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी नोट्स को इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर किसी के पास मनी को, रुपए को इशू करने का अगर पावर है तो किसके पास है? आरबीआई के पास। किसके पास है दोस्तों? बच्चों, आरबीआई के पास ये पावर है कि वो आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो नोट को इशू कर सकती है। ठीक है, एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। ठीक है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखें, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये नोट जो इशू आरबीआई के द्वारा करा जाता है वो किसी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड नहीं है कि वो करेंसी को क्या कर सके, इशू कर सके। मोरेवर द लॉ legalizes the use of the rupees as a medium of payment that can be refused in the setting transaction in India can't be refused। ठीक है, इसलिए हम लोग कहें तो लॉ के द्वारा इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अब लीगलाइज कर दिया गया है तो रूपी को है, मनी को, जो मॉडर्न करेंसी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसी भी जगह पे इंडिया में कहीं भी अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहें तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हम मनी के रूप में करना चाहते हैं तो इसको कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, कोई भी नकार नहीं सकता है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांजेक्शन के लिए ऑथराइज्ड है, एप्लीकेबल है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी इंसान जो है लीगली इस रुपये को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है ट्रांजेक्शन के लिए। हेंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में मनी को ही हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, अभी तक देखो मनी के रूप में, मनी के बारे में आपको बताया गया, करेंसी के बारे में आपको बताया गया। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्रेडिट सिस्टम, यानी कि मनी एंड क्रेडिट आपका चैप्टर है ना, तो क्रेडिट टर्म जो है बेसिकली यहाँ से आपका होता है स्टार्ट, जो कि आपका मेन टॉपिक यहाँ पे क्या कह रहा है, डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, विथ बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विथ बैंक।
देखो कह रहा है कि अदर फॉर्म, जैसे मनी तो सब कमाने के लिए ही परेशान रहते हैं सब, कहीं ना कहीं जो भी है वो एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई एसी में बैठ के जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे है, कोई लोअर पोस्ट पे है, तो कहीं ना कहीं सब कोई काम कर रहे हैं और काम करने का मेन एक मकसद है कि मनी को किसी तरीके से अर्न कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज़ अ डिपॉजिट विद द बैंक। अगर मान के चलो पैसा आपके पास है और पैसे को आप मान के चलो किसी रूप में सेव करना चाहते हो, तो अभी सेव करने का बेस्ट वे क्या होता है, लोग बैंक्स वगैरह में अकाउंट खुलवा कर उस मनी को क्या करना है, सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो तो पैसे को आप किसी रूप में सेव करें, तो कह रहा है कि एक अनदर फॉर्म भी है, अगर आप पैसे को सेव करना चाहते हैं तो वो अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं मनी को, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका पैसा सेव हो जाएगा। ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपुल नीड ओनली सम करेंसी फॉर दियर डे टू डे नीड्स। अगर हम देखें तो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर जो रुपए की ज़रूरत पड़ती है इंसानों को, जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अमाउंट में ही, लिमिटेड करेंसी में ही उन्हें ज़रूरत पड़ती है अपने डे टू डे लाइफ में अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। तो फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव दियर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। देखो टर्म क्या समझता है, आपने 1 से लेकर 30 दिन तक पूरे दिन काम किए और लास्ट 30 डेज पे मिला आपको सैलरी, मिला ना। तो जैसे ये 30 दिन मान के चलो कि अभी दिसंबर है ना, 30 या 31 महीने, 31 का है ना महीना दिसंबर, तो ये 31 तारीख को आपको सैलरी मिली, तो ये 31 के बाद क्या हो जाएगा, 1 जनवरी हो जाएगा, तो ये महीने का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग। तो लास्ट में आपको मान के चलो 30,000 रुपये आपको महीना मिला, मंथली आपको 30,000 रुपये मिली, ये लास्ट में मिला। लेकिन जस्ट नेक्स्ट डे में आप जैसे ही मूव करोगे तो ये महीने का फर्स्ट शुरुआती होगा, बिगनिंग होगा, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा, मतलब 30,000 पैसा होगा, रुपए होंगे। 30,000 क्या होंगे, रुपए होंगे, जो लास्ट में जैसे मान के चलो अभी आपके पास पैसा आ गया 1 जनवरी को 30,000 आपको दिखाई दे रहा है, तो सारी चीज़ें अरेंज करते करते फिर जब महीना फिर से जब लास्ट होने को स्टार्ट होता है तो पैसा क्या होता है आपके पास फिर से ख़त्म होता है। तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि एंड में आपके पास पैसा आता है, ठीक है, पूरी सैलरी आती है, और जैसे ही महीना स्टार्ट होता है, मंथ बिगनिंग पे होता है, तो वहाँ पे आपके पास हैवी अमाउंट होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट होता है, जो भी आपको सैलरी मिली है वो पूरा अमाउंट आपके पास होता है। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है व्हाट डू पीपुल विद दिस एक्स्ट्रा कैश, और लोग क्या करते हैं उनके पास अगर ये एक्स्ट्रा कैश आ जाता है तो दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन दियर नेम। लोग क्या करते हैं, उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं। तो कैसे जमा करेंगे, तो बैंक में वो अपने नाम से कोई अकाउंट खुलवा लेंगे, जैसे सेविंग अकाउंट उन्होंने खुलवा लिया या रेकरिंग खुलवा लिया, है ना, आरडी जिसको आप कहते हैं। वो पैसा क्या करते हैं, हर मंथ, है ना, जो भी पर मंथ जितने रुपए वो सेव करना चाहते हैं वो बैंक के द्वारा, बैंक से के साथ क्या करते हैं, उस मनी को सेव कर लेते हैं, यानी कि इसे कहते हैं कि डिपॉजिट कर देना बैंक में। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एंड एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक ने आपके मनी को डिपॉजिट भी करा लिया, आपके अकाउंट में सेव भी हो गया, और सेव होने के साथ साथ आपको क्या मिला, उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल गया। वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। बैंक जितने परसेंट सेविंग पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइडेगी वो इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। ठीक है, इससे प्रोसेस से हम लोगों ने क्या समझा कि लोगों के जो पैसे हैं वो पैसे भी सेव हुए, उनको सिक्योरिटी भी मिली, और साथ साथ उन पैसे पे उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड वेन दे रिक्वायर्ड। लोगों के पास ये भी प्रोविज़न है, जो उनका पैसा बैंक में जमा है उस पैसे को वो क्या कर सकते हैं, आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं जब उन्हें पैसे की ज़रूरत हो। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, और ये भी देखने को मिल सकता है कि वो बैंक अकाउंट्स में से अपना पैसा जो विड्रॉ करना चाहें अगर पूरा या जितने भी बड़े अमाउंट में, तो ऑन डिमांड वो पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। और दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, और इस तरह के डिपॉजिट्स को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो देखो डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता रहा है, जैसे
Demand deposits after another interesting facilities. It is these facilities which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. देखो ये एक चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, डीडी आपने सुना होगा, डीडी, इसको डिमांड डिपॉजिट्स कह रहे हैं। तो ये एक सेफेस्ट वे होता है मनी को ट्रांजैक्ट करने के लिए भी और मनी को अगर मनी के रूप में कहीं हमें पेमेंट करना है उसके लिए भी। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि हायर एजुकेशन के लिए या कहीं भी कुछ ऐसे फॉर्म फिल करते हैं या अमाउंट में हमें ज़्यादा पे करना होता है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंस्टीट्यूशन में हमें पे करना रहता है वो डीडी के रूप में डिमांड करते हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट्स करते हैं। मान के चलो 50,000 का हमें डिमांड डिपॉजिट तैयार करना है, 50,000 रुपये का हमें डिमांड डिपॉजिट जो है वो तैयार करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, बैंक से अपील करते हैं कि भैया हमें जो 50,000 का है वो ABC इंस्टीट्यूशन के नाम पे जो डीडी बनवानी है, डिमांड डिपॉजिट करना है। तो वो क्या करते हैं, बैंक उसके नाम पे डीडी बना देते हैं और जो अमाउंट होता है उस पर एक देखते होंगे ऐसे प्लास्टिक कोडेड आपको देखने को मिलेगा, और इसी के ऊपर अमाउंट लिखा रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोडेड होता है। तो इस अमाउंट को कोई भी किसी भी तरीके से इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता है। दूसरा एक बेनिफिट इसमें क्या मिल जाता है, देखो मान के चलो तुम्हारा डीडी गुम हो गया, तो डीडी गुम अगर हो गया तो इसका फ़ायदा जो है वो दूसरा कोई नहीं उठा सकता। ये जब भी डीडी उठा के बैंक की तरफ मूव करेगा, तो ये बैंक जब भी इस चीज़ को मान के चलो एक्सेप्ट भी कर लेती है, तो ये बैंक जो है जिस अकाउंट के नाम पे या जिस इंस्टीट्यूशन के नाम पे ये डीडी बनाई गई है वो हमेशा उसी के अकाउंट में ही जाकर कैश होगा, दूसरे के अकाउंट में ये डीडी कैश नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि चेक वाले कंडीशन में अगर तुम देखोगे चेक वगैरह, तो चेक में क्या होता है कि जब तक मान के चलो तुम्हारा चेक गुम हो गया, अगर तुम कंप्लेन नहीं लिखवाए हो, कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाया और उससे पहले चेक जिसको मिल गया और बैंक में पहुंच गया, तो वो चाहे तो तुम्हारे ये चेक को कैश भी करा सकता है। तो यहाँ पे एक रिस्क है चेक में कि कहीं ना कहीं वो अगर गुम होता है तो उसको कैश कराया जा सकता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो है, इस तरह का डिमांड डिपॉजिट में कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ये काफ़ी जो है वो सेफेस्ट, मैं कहूँ सेफेस्ट वे होता है मनी को ट्रांजैक्ट करने के लिए या किसी भी तरह के पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय द चेक इंस्टेड ऑफ कैश। आपने ये भी देखा होगा कि कैश के जगह पे जो है चेक के रूप में पेमेंट किया जाता है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेमेंट पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक्स मेक आउट अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट। अगर आपके पास कोई अकाउंट है बैंक में तो आसानी से क्या करते हैं आप, चेक आपको प्रोवाइड होती है और उसी अकाउंट की मदद से आप चेक क्या करते हैं, जिसको पे करना रहता है उसको पे कर देते हैं आसानी से। ठीक है, अभी देखो आगे क्या कह रहा है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन whom नेम द चेक हैज़ बीन issued। ये एक और बेस्ट वे है, चेक का भी एक बेस्ट वे बता रहा है कि आसानी से मान के चलो कि आपके पास चेक है और आपको पे करना है, तो आसानी से मान के चलो 10,000 का चेक आपको करना था, आपने 10,000 का चेक काटा और जिसको पे करना है उसका नेम वगैरह लिख दिया, उसका अकाउंट नंबर लिख दिया और बैंक में उसको दे दिया। वो जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करा वो चेक क्या हुआ, उसके नाम पे उसके अकाउंट में कैश हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको डर है कि आपका जो है कैश जो है वो छीना जा सकता है या फिर कैश ट्रांजैक्शन आप सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं समझते हैं, तो आप चेक के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी देखो ये चेक का एक फॉर्मेट बताया गया है, चेक पेमेंट का फॉर्मेट। एक शू मैन्युफैक्चरर का ये लिया गया एग्जाम्पल। सलीम हैज़ टू मेक अ पेमेंट to the leather supplier and writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instructs his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposit it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to the another bank account in a couple of days. The transaction is कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। यहाँ पे देखो मान के चलो कि ए को बी के अकाउंट में भेजना है, तो वो उसके नाम उसके अकाउंट नंबर को फिल कर देगा और कुछ ही दिनों में फिर बी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ए के अकाउंट में से पैसा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर वो चेक उसके नाम पे है तो। जैसे यहाँ पे देखें तो अकाउंट पे ही है, पे किसको करना है, प्रेम कुमार को, यहाँ डेट दिया हुआ है,
या ₹57,000 उसको पे करना है, तो यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख दिया 57,000 ओनली। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है। देखो SBI का अकाउंट का एग्जांपल लिया गया हुआ है। किसका एग्जांपल लिया? SBI अकाउंट। यहाँ पे एम सलीम ने साइन किया और जैसे ही फिर ये बैंक में डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे देखो और कुछ चीज़ जैसे चेक नंबर दिया गया है, कोडिंग यूज बाय बैंक, ये बैंक के द्वारा यूज किया गया वो कोड है। तो जैसे ये बैंक में जमा होगा पैसे क्या हो जाएंगे? उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। Thus we see that demand deposits share the essential feature of money। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो है कहीं ना कहीं इसेंशियल फीचर माना गया है मनी को सेव करने के लिए। ठीक है, अब देखो और आगे क्या कह रहा है। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब देखो कहीं कहीं डिमांड डिपॉजिट के जगह पे अगर चेक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैश के बदले में जल्द से जल्द चीज़ें अगर हमें पेमेंट करना है, पेमेंट को सेटल करना है, तो कैश के जगह पे आराम से हम डिमांड डिपॉजिट में हम जानते हैं कुछ समय लग जाता है ना। तो अभी चेक से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस पेमेंट का सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, तो ये भी हम देखने को मिला है कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो भी पेमेंट के रूप में हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है एलोंग विथ करेंसी के साथ। दे कंस्टिट्यूट मनी इन दी मॉडर्न इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है मनी को मॉडर्न इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अभी देखो आगे क्या कह रहा है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर। आपको ये भी चीज़ें याद होगा कि बैंक जो है इन सब सारे एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्क ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सीधे सिंपल सी एक बात समझो तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जिसमें करेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, करेंसी एंड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ये जो है पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या करता है। तो पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग का जो मेन जो वर्क है वो डिपॉजिट करना मनी को और विड्रॉ करना। क्या करना? डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना, मनी का डिपॉजिट और मनी का विड्रॉ, ये मेन उसका वर्क है, ये तो उसको करना ही करना है। और फिर फर्दर आगे आप देखेंगे तो कुछ और बैंक के रोल्स होंगे, जैसे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक दोस्तों अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करेंगे, और यहाँ पे एक जो लेट्स वर्क दिस आउट इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों नहीं कंप्लीट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जो आंसर है मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। वैसे भी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन वीडियो मैं एक ज़रूर बना दूंगा, ताकि आपके जो भी परेशानी है उसके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।